कौन कहाँ किससे करेगा दो दो हाथ, कैसे होगा चुनावी बेड़ा पार, कैसे करेंगे क्षेत्र का विकास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस चैनल के खास पेशकश इनसे मिलिए। जैसा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा आप जानते हैं हो चुकी है। चुनावी जो है गहमा गहमी चल रही है। सभी पार्टियों के जो घोषित और अघोषित प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, कमान तन चुकी है। सबके वादों और तमाम जो है मैनिफेस्टो के तीर उस पर चढ़ चुके हैं, जिसके माध्यम से अपने अपने चुनावी लक्ष्य को भेदने के लिए लोग तत्पर हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस मेहमान से मिलाने जा रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी, आप यानी आम आदमी पार्टी के घोषित प्रत्याशी 306 डुमरियागंज विधानसभा से। तो आप हैं इंजीनियर इमरान लतीफ जी। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चुनाव लड़ने की मन बनाई है और आपको अपना प्रत्याशी है, तो आप डुमरियागंज विधानसभा और दिल्ली दोनों में क्या आप देख पा रहे हैं, कितना जो है आप यहाँ इफेक्टिव होंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो पहचान रही है, चाहे दिल्ली के अंदर बात करें चाहे पूरे देश के अंदर जहां जहां हम चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, वहां पर हमारी पहचान है कि हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। अगर 2013 में हमने जब दिल्ली चुनाव में हम लोग गए तो दिल्ली के लोगों से जब हम लोग संवाद करते थे तो वहां बात सामने आती थी कि वहां के लोग स्कूलों को लेकर परेशान थे, अस्पतालों को लेकर परेशान थे, बिजली के जो बिल थे उनसे परेशान थे, वहां पानी की व्यवस्था नहीं थी उसको लेकर परेशान थे। किसान जो थोड़े बहुत वहां थे वो इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि जब उनका फसल जो है खराब हो जाती है ओलावृष्टि में, अतिवृष्टि में, तो उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है, वो बर्बाद हो जाते हैं। तो ये कुछ समस्याएं ऐसी थी जो दिल्ली की समस्याएं थी और जिसको हमने वहां पर कंसीडर करने का काम किया। आज डुमरियागंज के परिप्रेक्ष्य में बात करें या उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो वही समस्या यहाँ भी। आज डुमरियागंज के अंदर कोई भी एक ऐसा सरकारी स्कूल नहीं है जहां आप या हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर हमको इलाज कराना हो तो डुमरियागंज में आज एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जहां पर आप या हम अपने घर के लोगों का इलाज करा सकते हो। आज बिजली की व्यवस्था देख लीजिए, इसी डुमरियागंज के अंदर हमने देखा कि जब हम बिजली फ्री का हमने ऐलान किया और हमने जब इस बात का ऐलान किया कि जिनके बिजली के बकाये हैं वो हम माफ करेंगे सरकार में आने के बाद, आप देखिए कि हमारे इस कार्यालय पर, हमारे आवास पर डुमरियागंज के लोगों का तांता लग गया। लोग इस बात के लिए इतने परेशान, लोग जहां भी इमरान लतीफ दिखते थे लोग बस एक ही बात कहते थे कि आप जल्दी से आप जीत के आ जाएं, जल्दी से आप सरकार बना के आ जाएं। इस बिजली के बिल ने हम लोगों की जान निकाल के। नहीं, ये तो सही है कि बिजली की बिल जो है इस समय उत्तर प्रदेश की अगर बात करें पूर्व में तो जो है बिजली के रेट तो काफी हाई, मतलब ज्यादा रहे, निश्चित तौर पर ज्यादा रहे, लेकिन बिजली व्यवस्था तो अन्य जो है पिछले सरकारों के बेहतर। देखिए, बिजली व्यवस्था की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उस व्यवस्था की बात कर रहा हूं जिसमें मीटर सरपट भाग रहे हैं और बिजली के बिल की वसूली के लिए आम जनमानस की चमड़ी निकोली जा रही है। ये बात सिर्फ डुमरियागंज की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात है। लेकिन चूंकि मैं अपनी पार्टी की तरफ से डुमरियागंज की नुमाइंदगी कर रहा हूं तो डुमरियागंज के लोगों के साथ संवाद में हूं। आज ये उनकी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से अगर कोई निदान दिला सकता है तो वो आम आदमी पार्टी दिला सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर काम करके दिखाया है। अब आप बात करेंगे कि अलग अलग उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, दिल्ली की परिस्थितियां अलग हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अलग है, उत्तर प्रदेश की दिल्ली की जनसंख्या अलग है। तो आप ये समझिए कि अगर वहां की जनसंख्या 2 करोड़ है तो वहां का सालाना बजट 30,000 करोड़ का था। अगर यहाँ की जनसंख्या 25 करोड़ है तो यहाँ का सालाना बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपए। तो उत्तर प्रदेश का बजट ज्यादा है। तो बात साफ समझ में आती है कि काम करने के लिए बजट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो नियत की कमी है, और नियत आम आदमी पार्टी के लोगों बजट की कमी नहीं है। आपने कहा बजट की कमी नहीं है, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से बजट भी गवर्नमेंट यहाँ देती है, जाहिर सी बात है यहाँ का बजट बड़ा है। लेकिन जैसे अगर लिटरेसी की बात करें तो कहीं ना कहीं अभी उत्तर प्रदेश लिटरेसी के मामले में काफी पीछे है। दिल्ली में लिटरेसी थी जिसको आपने एक मॉडल के तौर पर आप अपने विकास की मॉडल बात करें, दिल्ली विकास मॉडल, तो दिल्ली में आपने विकास करी, उसको आपने एक मॉडल बनाया, मॉडल के रूप में आप प्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन लिटरेसी की बात करिए, वो कैसे आप कर पाएंगे? हमने ऐलान किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपने पूरे बजट का 25% हिस्सा जो है वो शिक्षा पर खर्च करेंगे। दिल्ली के अंदर हमने स्कूलों का कायाकल्प किया है, इस तरह से कायाकल्प किया है कि जब पिछले साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो जब देश के दौरे पर आते हैं और उनकी पत्नी ये इच्छा जाहिर करती है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कि हम आपके देश का कोई स्कूल देखना चाहते हैं, तब वो गुजरात का कोई स्कूल नहीं दिखाते हैं,
तब वो उत्तर प्रदेश का कोई स्कूल नहीं दिखाते हैं। तब जब देश की लाज बचाने की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी का बनाया हुआ दिल्ली का स्कूल ही दिखाना पड़ता है जो देश की लाज बचाने का काम करता है। तो हमें तो गर्व है कि देश का मान सम्मान बढ़ाने के लिए हमने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था उत्तर दिल्ली के अंदर दी है और निश्चित रूप से उसी मॉडल पर चलते हुए उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करके दिखाएंगे शिक्षा व्यवस्था के भी मामले में। लेकिन एक चीज है, आपकी जो दिल्ली विकास मॉडल की बात है उसमें शिक्षा व्यवस्था प्रियॉरिटी में आप लेते हैं, ऐसा? बिल्कुल, शिक्षा ही पूरे समाज की रीढ़ है। अगर आज समाज शिक्षित हो जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं को ऐसे ही दूर कर ले जाएंगे। आज देखिए जिन देशों में शिक्षा को प्रायोरिटी दी गई, प्राथमिकता दी गई, उन्होंने अपने लोगों को शिक्षित बनाया, आज वो विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं। आज यहां से हमारा जो ब्रेन है, जो जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन की समस्या से हमारा देश जूझ रहा है, जो हमारा क्रीम ब्रेन है, आज वो बाहर जाके बसता है। क्यों बसता है? उन्होंने पहले शिक्षा को प्रायोरिटी दी, शिक्षा को प्राथमिकता दी, लोगों को पढ़ाया, लोगों को लिखाया, अच्छे स्कूल बनाए, अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाई। आज हमारे लोग जाकर वहां पर नौकरियां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी तो कहती है कि हमने विद्यालय का कायाकल्प कर दिया और तमाम चीजें हो गई, बहुत बेहतर व्यवस्था हो गई। उत्तर प्रदेश की बात क्या करूं, मैं उदाहरण आपको देता हूं। पिछले साल जब मनीष सिसोदिया जी ने उत्तर प्रदेश में कुछ स्कूल देखने की इच्छा जाहिर की थी तो हमारे पड़ोस की जो विधानसभा है वहां से माननीय सतीश द्विवेदी जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने चैलेंज किया था मनीष सिसोदिया जी को। और जब मनीष सिसोदिया जी लखनऊ का स्कूल देखने के लिए आए तो वहां पे कमिश्नर को भेज दिया गया, पूरी फोर्स लगा तो नहीं देखने दिया गया। मैंने माननीय सतीश द्विवेदी जी से कहा था कि भाई आप अपनी इटवा विधानसभा क्षेत्र का कोई एक स्कूल हमको दिखा दीजिए जो दिल्ली के सबसे खराब स्कूल से मुकाबला कर सकता हो। वो नहीं दिखा पाए और मैंने उनके स्कूल दिखा दिए। मैंने सिस्मा बुजुर्ग का वो आवासीय बालिका विद्यालय दिखाया था जो पूरे देश ने देखा था कि ऐसा आवासीय बालिका विद्यालय जिसमें बच्चियां रहती हैं, जिसमें शिक्षिकाएं रहती हैं, वहीं रहकर पढ़ाती हैं, वहां पर टॉयलेट में दरवाजा नहीं है, वहां पे बाउंड्री नहीं है, उसी क्लासरूम में बच्चियां पढ़ती हैं, उसी क्लासरूम में खाना बनता है और उसी क्लासरूम में बच्चियां रात को सो जाती हैं। यह शिक्षा व्यवस्था है शिक्षा मंत्री के घर के अंदर। तो पूरे प्रदेश की क्या हालत होगी वो सबने देखा है। लेकिन एक चीज यहाँ मैं कहना चाहूंगा, लोग यहाँ कहते हैं, जैसे आपने विकास के मॉडल की बात करी, आप विद्यालय पे विशेष जोर देते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप कहते हैं कि मैंने विद्यालय को मॉडल कर दिया, सुपर मॉडल। जी बिल्कुल। तो दिल्ली की बात करी जाए और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो दिल्ली के विद्यालय ऑलरेडी उत्तर प्रदेश से बेहतर है, उनको यानी मॉडल के उनको सुपर बनाने में बहुत दिक्कत नहीं हुई। नहीं, आप यहाँ मैं आपको रोकूंगा। 2013 में जब हम लोग दिल्ली के अंदर सरकार में आए थे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, कोई पुरानी पिक्चर मैं आपको भेजूंगा, आप देखिएगा दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों से बदतर थी जब हम सरकार के अंदर आए थे। कोई इस बात को कल्पना नहीं कर सकता था कि हम सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर देंगे। आज तो आप यकीन कर सकते हैं रवि जी, अगर मैं कहूं कि मैं प्राथमिक विद्यालय को यहाँ का जो सबसे अच्छा प्राइवेट स्कूल है उससे बेहतर कर देंगे तो आप शायद इस बात पे हमारे भरोसा कर लेंगे कि दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। लेकिन आप यहाँ वहां ये कल्पना नहीं कर सकते थे। लोगों को लगता था ये तो बड़ी मतलब अजीब बात है, ये कैसे हो जाएगा। वो दिल्ली के अंदर हमने करके दिखाया है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसी की भी बने, लेकिन अगर डुमरियागंज की सम्मानित जनता इमरान लतीफ को विधायक बनाकर भेजती है तो मैं डुमरियागंज के अंदर एक नहीं सभी प्राइमरी स्कूलों को ऐसा बनाऊंगा कि उस स्तर का कोई प्राइवेट स्कूल पूरे जिले के अंदर नहीं होगा। ये गारंटी है मेरी। ये मॉडल हमारे पास है। ये हमने सीखा अरविंद केजरीवाल जी से, ये सीखा मैंने मनीष सिसोदिया जी से, अपनी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की से ये सीख के मैं आया हूं। और इसमें किसी की कोई बजट का रोना नहीं रहेगा। जो विधायक का अधिकार होता है, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, इंजीनियर हूं पेशे से, मैं इस बात को अच्छे से समझता हूं कि हमारा दायरा क्या है। जब विधायक बनूंगा तो कितना फंड हमारे पास रहेगा, किन योजनाओं से मदद ले सकता हूं, सरकार से कितनी मदद मिल सकती है विपक्ष में रहते हुए, सारे कैलकुलेशन मेरे पास हैं। मैं उसके बाद भी गारंटी के साथ कह रहा हूं कि डुमरियागंज की सम्मानित जनता अगर मुझे यहां से विधायक बनाकर भेजती है तो बिना कोई रोना रोए जो यहाँ के सरकारी स्कूल हैं उनको प्राइवेट स्कूलों से बेहतर बनाऊंगा, जो यहाँ के सरकारी अस्पताल हैं उनको प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर बनाऊंगा। ऐसा कोई प्राइवेट अस्पताल और स्कूल सिद्धार्थनगर में नहीं होगा जो मैं डुमरियागंज के सरकारी स्कूल अस्पताल को बनाऊंगा। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, चलिए बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ये है कि जो आपने फ्री बिजली की बात करी, बिजली बिल माफ करने की बात करी, तो तमाम जो है विपक्षी दलों का आरोप है कि आपने तो सरकार को गर्त में डाल दिया है फ्री बिजली देकर और बिल माफ करके। दिल्ली में देखिए यही सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछा। दिल्ली में जब 2013 में हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर आए थे तो दिल्ली का सालाना बजट था 30,000 करोड़ रुपए का। और 2020 में जब हमने उस 5 साल की सरकार को पूरा किया तो दिल्ली का सालाना बजट हो गया 62,000 करोड़ रुपए, यानी दुगने से भी ज्यादा। ये कैसे संभव हो पाया?
हमने सब कुछ फ्री में दिया, बिजली भी फ्री में दी, पानी भी फ्री में दिया, दवाई भी फ्री में दिया, पढ़ाई भी फ्री में दिया, महिलाओं की बस यात्रा भी फ्री में दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी फ्री दी, किसानों को मुआवजा भी दिया, पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा किसानों को एमएसपी रेट पे हमने दाम दिए। उसके बाद भी हम सरकार जो है बजट दोगुना हो गया। मतलब आप जानते हैं पूरे देश के अंदर इकलौती राज्य सरकार आम आदमी पार्टी की दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जिसने अभी तक सरकार में आने के बाद एक बार भी घाटे का बजट पेश नहीं किया है। बचपन से हम लोग रवि जी सुनते थे, जब दूरदर्शन पर न्यूज देखते थे, चाहे कोई राज्य सरकार का बजट आए या केंद्र सरकार का बजट आए, ये पता चलता इतने 1000 करोड़ का घाटा हुआ, इतने 1000 करोड़ का घाटा हुआ। पहली ऐसी सरकार है जो मुनाफे का बजट पेश कर रही है, जो बजट को दुगना करने का काम कर रही है और सब कुछ फ्री में भी दे रही है। इससे एक बात समझ में आती है कि मैंने शुरू में कही कि सरकारों को काम करने के लिए बजट की कमी नहीं है, नियत की कमी है। जो राजनीति में नियत की कमी थी, उस अच्छी नियत के साथ आम आदमी पार्टी काम कर रही है, करके दिखा रही है। अच्छा ठीक है सर, चलिए आपकी पार्टी का अपनी पार्टी की तरफ से आप एक प्रत्याशी के तौर पर यहाँ आए हैं और यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी का आपका एक विकास मॉडल है दिल्ली, और दूसरी चीज आपकी पार्टी का एक मैनिफेस्टो होगा। लेकिन वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ आप जमीन पर उतर के आ रहे हैं, तो यहाँ के कुछ लोकल इश्यूज ऐसे हैं जो मैनिफेस्टो में छूट गए हो? बिल्कुल लोकल, हमने अभी एक आह्वान किया है डुमरियागंज की जनता से, डुमरियागंज के लोगों से, कि जो हमारा चुनावी घोषणा पत्र होगा सेंटर की तरफ से, वो तो एक अलग घोषणा पत्र होगा जो इसमें प्रादेशिक समस्याएं होंगी और उस पर पार्टी का जो काम करने का वादा है वो होगा। उसके अलावा डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र की जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं उनको लेकर भी एक घोषणा पत्र हम जारी करेंगे। उसमें हमारे वादे होंगे जिन पर हम काम करेंगे, और वो वादे ऐसे होंगे कि जो एक विधायक के अधिकार क्षेत्र का मामला होता है, सरकार रहे ना रहे, बने ना बने, उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर डुमरियागंज की जनता मुझे जिताकर भेजती है तो उसमें उन वादों को इंक्लूड किया जाएगा। मसलन सबसे बड़ी बात जो है, जो कुछ वादे मैं आज ही कर रहा हूं जनता के साथ, कि डुमरियागंज का जो डिपो है, जो ये बस स्टॉप है, इसकी बहुत बुरी हालत है। अच्छी कनेक्टिविटी नहीं है, 1-2 शहरों के अलावा कनेक्टिविटी ही नहीं है। लोग जाना चाहते हैं तो परेशान होते हैं। अगर यहां से इलाहाबाद जाना है तो आपके लिए कोई साधन नहीं, बनारस जाना है कोई साधन नहीं है, बहुत सारे लोगों को जाना होता है, तमाम तरह की आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो इसको डिपो बनाने के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और लड़ भिड़ कर इसको डिपो बनाया जाएगा और तमाम बड़े शहरों के यहां से सरकारी बसों का इंतजाम कराया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात, जितने मुख्य मार्ग हैं वो तो काफी हद तक ठीक हुए हैं, तमाम सरकारों ने काम किया, उसमें कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुख्य मार्गों से गांव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो सबकी सब खराब है। आप जैसे ही आप मुख्य मार्गों से गांव की तरफ हटेंगे, मतलब हम जहां बैठे अपने कार्यालय से, आप जैसे बैदौला रोड से आप हल्लौर की तरफ बढ़िए, औसानपुर की तरफ बढ़िए, बैदौला चौराहे से आप देखिए रोड की क्या हालत है, बिल्कुल आपको खस्ता हाल मिलेगी। आप इधर जब बैदौला से बांसी की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद चाहे बाएं मुड़ जाइए चाहे दाएं मुड़ जाइए, किसी भी गांव में चले जाइए, सड़कें आपको खराब मिलेंगी। यही हाल पूरे डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र का है। गांवों को जोड़ने वाली सड़कें बहुत बेकार हालत में हैं। पूरा वादा है कि एक एक सड़क को चुन चुन के बनवाया जाएगा। मेरे 5 साल के कार्यकाल के बाद एक भी सड़क नहीं बचेगी जो खराब रहे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। एक भी सड़क आपको खराब नहीं मिलेगी, अच्छी गुणवत्ता की सड़कें बनाई जाएंगी। दूसरी बात, जो डुमरियागंज में हमने देखा कि अतिक्रमण के नाम पर द्वेषपूर्ण कार्रवाई की गई है, नफरत की राजनीति के एजेंडे को मजबूत करने के लिए स्थानीय विधायक ने एक समुदाय विशेष के लोगों को कमजोर करने के लिए, उनके अंदर डर बसाने के लिए और अपनी नफरत की राजनीति को मजबूत करने के लिए तमाम जगहों पर अतिक्रमण के नाम पर दुकानें गिराई हैं, मकान गिराए हैं, पूरी आबादियों को बर्बाद कर दिया है। मैं वादा करता हूं कि जहां जहां इस तरह की कार्रवाई हुई है, राजनीतिक विद्वेष की भावना से, नफरत फैलाने के एजेंडे को लेकर, ऐसी सब जगहों पर सभी दुकानदारों को पुनर्स्थापित करने का काम करूंगा विधायक बनने के बाद। तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आप अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे? बिल्कुल नहीं, अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे। डेवलपमेंट का मॉडल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडल होता है। मैं एक इंजीनियर आदमी, मुझे पता है डेवलपमेंट कैसे करना है। इंजीनियर कभी उजाड़ता नहीं है, इंजीनियर बनाने का काम करता है। वर्तमान विधायक ने लोगों को उजाड़ने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को डुमरियागंज में उजाड़ने का काम किया, हम बसाने का काम। यानी आपके कहने का मतलब है कि जो अतिक्रमणकारी हैं उनको सिस्टमेटिक तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं। आपने तमाम दुकानें बेमा चौराहे के अंदर गिरा दी, उनके परिवार चलते थे, लोग सड़कों पर आ गए, आज उनके घर पे खाने को नहीं हो रहा है, आज उनको कहीं रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लोग सड़क पे आ गए हैं।
ये जिम्मेदारी राजनीति की, ये जिम्मेदारी सत्ता की है। सत्ता की जिम्मेदारी होती है सड़क पर जो लोग परेशान हाल है उनको बसाया जाए। यहां तो आपने बसे बसाए लोगों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। डुमरियागंज की जनता सब कुछ देख रही, इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। और इसमें सिर्फ सत्ता पक्ष की गलती नहीं है। जिन लोगों ने यहां वोट बटोरा था 69,000 वोट, जिन्होंने 55,000 वोट लिया था, वो खामोश बैठे रह गए। ये जिम्मेदारी होती है विपक्ष की। डुमरियागंज की जनता तो अपने आप को पिछले 5 साल तक अनाथ महसूस कर रही थी, लावारिस महसूस कर रही थी। कोई उनका देखने वाला नहीं था। उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, उनकी दुकानें गिराई जा रही हैं, उनको पकड़ के बंद कर दिया जा रहा है। कोई सुनने वाला नहीं डुमरियागंज में। जो लोग 69,000 वोट लेकर बैठे थे, जो लोग 55,000 वोट लेकर बैठे थे, उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन जब उनके दरवाजे पर परेशान हाल लोग जाते थे, वो क्या कहते थे? भैया अभी डुमरिया की सरकार नहीं है, सरकार ये आई तब देखा जाए। तो मतलब सत्ता में आप रहेंगे, मलाई खाने के लिए आप राजनीति करने के लिए आए हैं, जनता के लिए आप नहीं खड़े होंगे। ऐसे वक्त में अगर कोई खड़ा रहा तो आम आदमी पार्टी अपनी टूटी फूटी जो भी ताकत थी, जो भी हैसियत थी, उसको लेकर इमरान लतीफ खड़े रहे लोगों के साथ। जो लोग मदद मांगने के लिए आए, जो हमसे बन पड़ सकता था, जो आम आदमी पार्टी से हो सकता था, जो इमरान लतीफ से हो सकता था, हमने करके दिखाया। और इस नफरत की राजनीति का जवाब हम देंगे। डुमरियागंज में जो नफरत की राजनीति पिछले 5 वर्षों में की गई है, गेट बनवाए गए, आप देखिए गेट में भी, गेट बनवाकर भी नफरत की राजनीति की गई। एक तो भ्रष्टाचार किया गया और दूसरे जो उसका नामकरण किया गया, उसके जरिए जो डुमरियागंज की गंगा जमुनी तहजीब थी उसको बिगाड़ने का काम किया गया। मैं वादा करता हूं कोई गेट नहीं गिराया जाएगा, गेटों को और सुंदर बनाया जाएगा, लेकिन नामकरण उस हिसाब से होगा जिस हिसाब से होना चाहिए। उस तहजीब को जिंदा करने का काम डुमरियागंज के अंदर किया जाएगा। नामकरण में निश्चित रूप से संशोधन किया जाएगा हमारे विधायक बनने के बाद। अच्छा, एक सवाल हो, जैसे आप दिल्ली में आप सरकार बनाए, 3 बार आप जीत कर आए और क्लीन स्वीप एक तरह से सभी पार्टियां जो अच्छी पार्टियां थी नेशनल लेवल की, जो अपने आप को बहुत मजबूत मानती थी, वो बैकफुट पर रही। आपके सामने यानी आम आदमी पार्टी के सामने सब बैकफुट। तो आपको क्या लग रहा है कि आप उत्तर प्रदेश में इस बार जो है अब आ रहे हैं, आप चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं लिस्ट के हिसाब से, तो आपको क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता आपको एक्सेप्ट करेगी दिल्ली के हिसाब से? बिल्कुल, क्यों नहीं करेगी। किसको फ्री में बिजली नहीं चाहिए? किसको अपने बिजली के बकाये माफ नहीं कराने हैं? किस महिला को अपने अकाउंट में 1,000 रुपए प्रति महीना नहीं चाहिए? कौन अच्छे स्कूल नहीं चाहता है? कौन अच्छा स्कूल नहीं चाहता है? कौन अच्छा अस्पताल नहीं चाहता है? कौन अच्छी सड़कें नहीं चाहता है? और सब ये जानते हैं। दूसरे लोग भी आज वादा कर रहे हैं। कल तक जो कहते थे कि फ्री बिजली नहीं दी जा सकती, कल तक जो लोग कहते थे कि सरकार कंगाल हो जाएगी, आज वो भी हमारे नक्शे कदम पर चल रहे हैं। लेकिन जनता इस बात को अच्छे से कि असली कौन है, नकली कौन है। उन्होंने पहले सरकार चलाई है, एक फुटी कौड़ी किसी को नहीं दी, आज फ्री बिजली देने की बात करें। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से लोग घबरा रहे हैं उत्तर प्रदेश में आने से। इस वजह से उनको हमारी नकल करनी पड़ रही है। लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है, जो उनके पास है नहीं। दिल्ली में हमने करके दिखाया है, वो बता दें कैसे 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे जो लोग आज ऐलान कर रहे हैं। हमने तो करके दिखा दिया है। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लोगों से और डुमरियागंज के लोगों से सिर्फ इतना कहना है कि नक्कालों से सावधान रहिए। ये नकल करने वाले जिनके पास अकल नहीं, वो आपको दे नहीं पाएंगे। अगर कोई फ्री में बिजली दे सकता है तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी दे सकती है, क्योंकि हमारे पास मॉडल और हम करके दिखा रहे हैं। लेकिन अभी पिछली सरकार, मतलब अभी जो वर्तमान सरकार एक तरह से बीजेपी, इसने भी बिजली दिया, ठीक ठाक बिजली दी, हालांकि बड़ा महंगा बिजली रहा। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर मिल रही है। तो जो बिजली फ्री होनी चाहिए, हमारा ये मानना है कि बिजली आज के टाइम में लग्जरी नहीं है, जरूरत है। और जरूरत की चीजें जनता को फ्री में या बहुत कम दामों में उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे दवाई है, जैसे पढ़ाई है, जैसे बिजली है, जैसे पानी है, जैसे किसानों के लिए सिंचाई का पानी है, खाद है, बीज है। ये सब या तो बहुत कम दामों पे आप जनता को उपलब्ध कराएं और या तो फ्री में उपलब्ध कराएं। हम फ्री में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब आप देखिए, यहां मैं खेती किसानी वाला इलाका है। मेरे भी माँ बाप ने गेहूं धान बेच बेच कर मुझे पढ़ाया लिखाया था, इंजीनियर बनाया था, इस उम्मीद के साथ कि मैं कहीं काम करूंगा इंडिया से बाहर जाके। लेकिन आज इस लड़ाई को लड़ रहा हूं, इस दर्द को महसूस कर रहा हूं। जो यूरिया की बोरी पहले 50 किलो की आती थी, 5 किलो खा गई होगी उसमें से, और दाम भी बढ़ा दिए। सिंचाई की व्यवस्था आप देख लीजिए अपने इलाके में क्या है। माइनर बने हुए 5 साल हो गया, उसमें पानी तक नहीं जा पाता है। सरकारी धन का उपयोग किया गया माइनर बनाने के लिए, छोटी नहरें बनाने के लिए, लेकिन तमाम छोटी नहरें ऐसी डुमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर है जिनमें पानी नहीं जाता है। क्या फायदा उसका? तो कुल मिलाकर इन सब बुनियादी मामलों में काम करने की जरूरत है। किसान अपनी फसल उगा लेता है, बेचने के लिए कुछ नहीं है। आज गन्ना किसान परेशान है डुमरियागंज के अंदर।
आप देखिए कभी धान क्रय केंद्र को यहां से उठा के वहां भेज दिया गया, वहां से उठा के वहां भेज दिया गया। हर लड़ाई को लड़ने का काम इमरान लतीफ ने किया। पराली का मामला आया था, पराली के मामले में डुमरिया के किसानों पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे। कौन बोला था? इमरान लतीफ बोले थे, बाकी सब लोग खामोश थे। हमने जाके तहसील का घेराव किया, हमने एसडीएम का घेराव किया, हमने तहसीलदार का घेराव किया, सबसे बात करके हमने उस मामले को यहां दबाने का काम किया। और सिर्फ हमने हल्ला दंगा नहीं किया रवि जी, हमने उस समय पराली के मामले में सोल्यूशन भी दिया था। मैंने यहाँ के एसडीएम साहब से बात करके बोला था कि आप किसानों के ऊपर मुकदमे लिख रहे हैं, मुकदमे मत लिखिए। जो केमिकल दिल्ली के अंदर हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पराली को खाद में बदलने वाला, वो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, आप यहाँ के किसानों को बांट दीजिए। तब जाके उन्होंने मुकदमे लिखने बंद किए, किसानों को परेशान करना बंद किया। कुल मिलाकर हम जनता के साथ खड़े मिले हैं। आज हम डुमरियागंज में आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि इमरान लतीफ में है। इमरान लतीफ पिछले 8 वर्षों से आम आदमी पार्टी के झंडे को लेकर डुमरियागंज के गांव-गांव में चल रहे हैं, हर एक मुद्दे पर लड़ने का काम कर रहे हैं। और हम ये बिल्कुल कहते हुए नहीं पाए जाते कि जब हमारी सरकार आएगी तब आप हमारे पास आइएगा। आज भी हम काम कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आपने भी लिटरेसी की बात करी, शिक्षा की बात करी, तो ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में इसकी बहुत कमी है? बिल्कुल कमी है, निश्चित रूप से। जब मैं भाभा टामी सेंटर में काम करता था, जब मैंने वहां से छोड़कर और अन्ना आंदोलन और ज्वाइन करने का जब मैंने निश्चय किया, तो मेरे साथ जो कलीग्स काम करते थे, जो हमारे साथ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि वो आप इतनी बड़ी जगह छोड़ के जा रहे हैं, इतना बड़ा कैरियर छोड़ के जा रहे हैं, यहां आने के लिए लोग सपने देखते हैं, और आप यहां से एक बार में इस तरह का फैसला आपने ले लिया कि आप छोड़ के जाके राजनीति करेंगे। तो मैं जवाब देता उससे पहले हमारे एक सीनियर साइंटिस्ट थे, उन्होंने जवाब दिया उन लड़कों को कि राजनीति में अगर इमरान लतीफ जैसा कोई आदमी जाता है तो वहां पर जिस जनपद से ये आते हैं, तराई क्षेत्र के सिद्धार्थनगर से, शायद एक भी आदमी इनके जैसा पढ़ा लिखा राजनीति में नहीं होगा वहां की। और यहां जैसे छोड़ के जाएंगे, 2 दिन नहीं लगेगा, नई वैकेंसी आएगी, फौरन इनके जैसा दूसरा साइंटिस्ट आ जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। तो इनकी ज्यादा जरूरत यहां नहीं है, इनकी जरूरत सिद्धार्थनगर को है, उत्तर प्रदेश को। वहां की राजनीति में ऐसे लोगों को जाना चाहिए और राजनीति को बदलना चाहिए। आज हम कर रहे हैं, आज चर्चा आप करने बैठे हैं, हमने 8 साल मेहनत किया, तो आज ये दिख रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव की आहट दिख रही है आपको। दिल्ली के अंदर हमने सब कुछ बदल दिया है, डुमरियागंज बदलने जा रहे हैं। डुमरियागंज की जनता आज आम आदमी पार्टी की तरफ उम्मीदों से देख रही है, इमरान लतीफ के अंदर उम्मीदों से देख रही है। आज ये उन्हीं का साहस है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, वरना मेरे जैसा एक छोटे से किसान परिवार का लड़का, जिसको माँ बाप ने गेहूं धान बेच के पढ़ाया लिखा है और इस गरज से कि जाके किसी बाहरी देश में नौकरी करेगा, परिवार पालेगा, वो इस संघर्ष में उतरा हुआ है। ये तो डुमरियागंज के लोगों की दुआएं हैं कि आज हम तमाम प्रादेशिक राजनीति करते हुए, पार्टी का एक चेहरा होते हुए टीवी पे, पार्टी ने तमाम जिम्मेदारियां मुझे दे रखी हैं। आप अच्छे से जानते हैं, पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। पार्टी ने जो बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ है, इंटेलेक्चुअल सेल है, उसका प्रदेश का प्रभारी बना रखा है। पार्टी ने टीवी पर आम आदमी पार्टी का चेहरा बना रखा है उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद अगर मैं डुमरियागंज आया हूं चुनाव लड़ने के लिए, तो ये निश्चित रूप से डुमरियागंज के प्रति जो मेरी मोहब्बत है और डुमरियागंज के लोगों से जो मोहब्बत मुझे मिलती है, ये उसी का परिणाम है कि यहाँ संघर्ष कर रहा हूं, निरंतर डुमरियागंज में एक विकल्प देने का काम करता रहूंगा। तो आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव में आप जो है एक अच्छी भूमिका, यानी आम आदमी पार्टी अच्छी भूमिका निभाएगी उत्तर प्रदेश? निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी मजबूत चुनाव लड़ने जा रही है और मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। दूसरी पार्टियों को अपने चुनाव लड़ने के तरीके में बदलाव करना पड़ रहा है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में बदलाव करना पड़ रहा है। तो ये तो आम आदमी पार्टी की पहली जीत है। जिस उत्तर प्रदेश में आप सिर्फ जात की बात करते थे, जिस उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में सिर्फ मजहब की बात होती थी, धर्म की बात होती थी, पैसे की बात होती थी, दारू की बात होती थी, मुर्गे की बात होती थी, साड़ी की बात होती थी, आज वहां बिजली की बात हो रही है, आज वहां स्कूल अस्पताल की बात हो रही है। तो ये तो आम आदमी पार्टी की पहली जीत है और यही डुमरियागंज में होने जा रहा है। आज लोग काम की बात करेंगे। पिछले साल लोग अल्लाह और भगवान के नाम पर वोट मांग रहे थे, आज काम बताना पड़ेगा कि इमरान लतीफ चुनाव लड़ने आ गए हैं, इमरान लतीफ मुद्दों की तरफ खींच के लाएंगे सबको। तो आम आदमी पार्टी तो डुमरियागंज में बेहद मजबूत है। चाहे उनके आंकड़ों की बात कर लें, जो जातीय समीकरण जो करते हैं, हम तो नहीं मानते किसी जातीय समीकरण को। हमारे लिए डुमरियागंज के जो 4.5 लाख वोटर हैं, सब मेरे भाई हैं, सब मेरे वोटर हैं, मैं सबका सेवक हूं। लेकिन अगर वो जातीय समीकरणों के एतबार से बात करें तो उस मामले में भी आम आदमी पार्टी यहां कमजोर नहीं, प्रत्याशी कमजोर नहीं है। और मैं तो खुला चैलेंज देता हूं कि जितने पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो आए
डुमरियागंज के मसले मसाइल पे जहां बात करनी हो, जो 5 साल का कार्यकाल रहा उससे 5 साल का कार्यकाल रहा उससे 5 साल का, बसपा, सपा और भाजपा, ये 3 मुख्य पार्टियां यहां पे हैं और पिछले 15 सालों में तीनों पार्टियों के विधायक रहे हैं। मैं सबको दावा करता हूं, आइए आप सबके कार्यकाल पे बात हो जाए, आइए अगले 5 साल के भविष्य की बात हो जाए, डुमरियागंज के मसले पे खुल के बात करते हैं, डुमरियागंज की आवाम के सामने बात करते हैं। आप कोई ऐसा प्रोग्राम रखिए, मैं तैयार हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आए बात करें, कैसे डुमरियागंज का विकास करेंगे। मेरे पास मॉडल है, मैं बताता हूं, मैं तो आपको बता भी रहा हूं पिछले 15 मिनट से, दूसरे लोग भी बताएं कैसे डुमरियागंज को आगे लेकर जाएंगे। तो हमारे पास मॉडल है, हम पेशे से इंजीनियर हैं, हमको पता है बनाया कैसे जाता है। दूसरे लोग बिगाड़ कर राजनीति करते हैं, हम बना के राजनीति करेंगे डुमरियागंज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने अपनी पूरी बातें बाकी से रखी। तो आपने देखा, ये हमारे जो है आज के मेहमान थे इमरान लतीफ साहब, जो आम आदमी पार्टी से डुमरियागंज विधानसभा 306 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं और आप चुनावी मैदान में पूरी तरह कमर कस के आ चुके हैं। और आपका दावा है कि आप यहाँ से तो कम से कम ये सीट तो आप निकालेंगे जैसे आपका दावा है। और चूंकि आपने अपना पूरा रखा विकास का मॉडल, जो आपकी पार्टी ने दिल्ली में जो है ऑलरेडी 3 बार सरकार बना चुकी है और इस समय पावर में है, तो आपने विकास का मॉडल, दिल्ली का मॉडल यहाँ पे रखा और आपने कहा कि अब विकास की बात होगी, मुद्दों की बात होगी, ना कि जातिगत बातें होगी। यही ना? बिल्कुल बिल्कुल। यानी अब विकास के मुद्दों की बात होगी। अब डुमरियागंज में जात की कोई बात नहीं होगी, धर्म की कोई बात नहीं होगी, सिर्फ मुद्दों की बात होगी। स्कूल की बात होगी, अस्पताल की बात होगी, सड़कों की बात होगी, किसानों के लिए सिंचाई की बात होगी, खाद की बात होगी, बीज की बात होगी, अच्छे अस्पतालों की बात होगी, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा की बात होगी। मैं बात और जोड़ दूं, डुमरियागंज के अंदर मैं विधायक अगर बनता हूं तो इस तरह की व्यवस्थाएं की जाएंगी कि विधानसभा क्षेत्र में कहीं भी ट्रेवल करना हो अगर महिलाओं को, तो इस तरह की व्यवस्था हम करेंगे कि उनको 1 रुपए भी किराया न देना पड़े। ये तो आप पहले दिल्ली में कर चुके। दिल्ली में हमने किया है, सरकार बनेगी तो पूरे प्रदेश के अंदर करेंगे। सरकार ना बने और मैं डुमरियागंज से विधायक हुआ तो महिलाओं के लिए व्यवस्था डुमरियागंज में मैं करूंगा। इस बात पे मेरा वादा, ये मेरी गारंटी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे इमरान लतीफ साहब और आज के लिए इतना ही। अगली कड़ी में किसी और मेहमान के साथ फिर से मुखातिब होंगे।